हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये टैट, सीटैट और सुपर टैट के लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। बड़े ही इत्मीनान के साथ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे एक एक प्रश्न को लेकर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे कि टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या 2 स्तर बताए हैं, या 5 हैं, या 8 हैं, या 11 हैं। कितने स्तर हैं टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के। इसका सही जवाब का चयन करें। तो जो भी साथी विकल्प बी की तरफ जा रहे हैं वो सही हैं। इसका सही विकल्प होगा बी 5। टेलर ने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। इसका सही विकल्प होगा बी 4 बॉय। अगला देख लेते हैं विकल्प। फिलहाल इसका सही विकल्प है बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता विकास का पहला चरण कौन सा होता है। सृजनात्मकता में विकास का पहला चरण कौन सा होता है। क्या उद्भवन होता है, या उद्भाषण होता है, या प्रकाशन होता है, या फिर आयोजन होता है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो जो भी साथी विकल्प डी की तरफ जा रहे हैं वो सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा आयोजन। सृजनात्मकता विकास का पहला चरण होता है आयोजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही विकल्प होगा डी। अगला देख लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मापन के कितने प्रकार होते हैं। मापन के कितने प्रकार होते हैं। क्या 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, या 1 होता है। मापन के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से। तो जो भी साथी विकल्प सी लगा रहे हैं कि मापन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मापन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है। परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है। क्रमिक मापन में, नामित मापन में, अंतराल मापन में, अनुपातिक मापन में। परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। ये श्रृंखला टैट और सुपर टैट और सी टैट, ये तीनों को कवर करेगी ये श्रृंखला। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सुपर टैट के भी इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। तो फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही विकल्प। परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प डी लगा रहे हैं वो सही है। अनुपातिक मापन हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी साथी टैट का पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ से एक प्रश्न लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से बनता ही बनता है, डबल स्टार लगाएंगे इस प्रश्न को। यहाँ से 3 प्रश्न में और बताऊंगा। फिलहाल देख लेते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान, इसको हटा दें। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है किस समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, वो भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, है ना। यहाँ से और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं। क्या आचार्य नरेंद्र देव समिति थी, या मुदलाल आयोग था, या मेहता समिति थी, या यशपाल समिति थी। कौन सी समिति थी है, या मतलब कुछ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी या किसने स्थापित की थी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और ट्रेंडिंग में रहता है यहाँ से प्रश्न। तो इसका सही विकल्प, जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव, है ना क्वेश्चन। और इसका सन अगर पूछा जाए तो ये 1942 में स्थापित हुई थी उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी तुम्हारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुई थी, है ना। ध्यान रखना, प्रयागराज वर्तमान नाम है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी।
1942 में हुई थी और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना करी थी, उत्तर प्रदेश के मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता था वो देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली जो प्रयोगशाला है वो कहाँ ओपन हुई है। क्वेश्चन बनता है पेपर में, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है ये क्वेश्चन। तो ये 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में इसकी स्थापना हुई थी और ये विलियम वुंट ने शुरू करी थी, विलियम वुंट द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई है। तो ये 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा, है ना। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में, अगर पूछा जाए कि भारत में मतलब इसकी स्थापना कब हुई है मनोविज्ञान प्रयोगशाला की, तो 1916 में सेनगुप्त ने की थी, सेनगुप्त ने। और ये की थी तुम्हारी कलकत्ता में, कलकत्ता में, है ना। तो अब हम क्रम से सुन लेते हैं सभी को कि जर्मनी में पहली प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की गई थी और ये विलियम वुंट ने स्थापित की थी 1879 में। दूसरी प्रयोगशाला भारत में स्थापित की गई थी, कलकत्ता में। कब की गई थी? 1916 में। तीसरी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1942 में। कहाँ? इलाहाबाद में। ये 3 प्रयोगशालाएं हैं, एक ना एक एग्जाम में ट्रेंड करती है, तो आप सभी लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि चूहे पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भूल भुलैया परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये कई टेट एग्जामों में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको मिलेगा ये प्रश्न। चूहों पर आधारित भूल भुलैया वो जो परीक्षण है ये किस मनोवैज्ञानिक दिया था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या थॉर्नडाइक थे, टॉलमैन थे, स्किनर थे या कोहलर थे? कौन थे? तो जो भी साथी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। ये टॉलमैन का ही है भूल भुलैया परीक्षण। और टॉलमैन से एक क्वेश्चन और आता है, ये कहते हैं कि हमारा अधिगम शब्दों से नहीं किससे होता है? चिन्ह से होता है। यही बात आप दिमाग में सेट कर लें कि चिन्ह की बात करेंगे तो टॉलमैन के साहब के पास जाएंगे, तो ये चिन्ह के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं कि हमारा अधिगम शब्दों से नहीं चिन्ह के माध्यम से होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक का मानना है, टॉलमैन का। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा भूल भुलैया परीक्षण दिया था टॉलमैन ने, ये किया था चूहों पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेबो डॉल गुड़िया का प्रयोग किसने किया था? ये निर्जीव गुड़िया थी, इसका प्रयोग किसने किया था? इसका मैं बता देता हूँ प्रयोग। एक पार्क था और इसमें एक गुड़िया को खड़ा किया गया था, ये निर्जीव गुड़िया थी जिसका नाम था बेबो डॉल। यहाँ से एक गेट था एंट्री के लिए और यहाँ से एक गेट था आउट, मतलब पार्क से बाहर जाने के लिए। क्या करता है ये? इसका सही विकल्प हो जाएगा बंडूरा, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। तो ये बंडूरा साहब हो जाएंगे। क्या करते हैं ये कि यहाँ से कुछ बच्चों को फिल्म दिखाई जाती है और अंदर के लिए मतलब भेजा जाता है। वो क्या करते हैं, इस गुड़िया को पटक देते हैं और उसके साथ भला बुरा कह के निकल जाते हैं। बोले कहाँ से कहाँ तुम बीच में खड़ी हो गई हो, रास्ते में कहीं तुम्हें और नहीं मिला, और भला बुरा कह के यहाँ से निकल जाते हैं। अमान्य व्यवहार हो जाता है इसके साथ। फिर यही बात दिखाई जाती है बच्चों को, फिर वही बच्चे ऐसा करते हैं। यही प्रयोग किया था बेबो डॉल का, ये निर्जीव गुड़िया थी। फिर एक सेकंड प्रयोग किया था सजीव पर, जोकर पर प्रयोग किया था कि एक व्यक्ति जाता है और उस जोकर से मिलता है, हालचाल लेता है। फिर वही क्लिप बच्चों को दिखाई जाती है, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उस व्यक्ति ने किया था। तो बच्चे समाज में मान्य व्यवहार को अपनाते हैं, अमान्य व्यवहार को त्यागते हैं, ऐसा बंडूरा साहब बताते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सुपर टेट के लिए है और इसका ये जीवन कौशल से क्वेश्चन पूछा गया है। जीवन कौशल से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवप्रेरणा का एक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया?
अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत किसने दिया? ये जीवन कौशल से क्वेश्चन है और ये सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत किसने दिया? क्या मैस्लो ने दिया, मैक्सीलैंड ने दिया, मैकग्रोवन ने दिया, हॉर्लो ने दिया? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत, अगर यहाँ पे एक्स बाई की जगह का और खा कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना, और एक्स बाई है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिप्रेरणा का या पूछा जाए अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का खा का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो भी साथी विकल्प सी की तरफ जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। इस मैकग्रोवन ने दिया था अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत। और अगर तुमसे पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। फिलहाल अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अभिप्रेरणा का एक्स बाई का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मैक्स ग्रोवर ने। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप विकल्प को लॉक करें। क्या ए है या 2 है या 3 है या 4 है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? तो जो भी साथी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। स्किनर ने प्रशिक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के नियम से स्किनर का नियम निकला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के किस नियम से, थॉर्नडाइक का ऐसा कौन सा नियम था? थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे, है ना। थॉर्नडाइक के किस नियम से स्किनर थॉर्नडाइक के किस नियम से स्किनर का नियम निकला था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक के किस नियम से, है ना, क्या प्रभाव का नियम था, अभ्यास का था या तत्परता का था, है ना। ये क्या थे? ये तीनों मुख्य नियम थे, है ना। अब इन्हीं 3 में से किस नियम ने स्किनर का नियम निकला है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए विकल्प का चुनाव करें। बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रश्न है। तो जो भी साथी प्रभाव का नियम लगा रहे हैं वो सही है। प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के किस नियम से स्किनर का नियम निकला है? तो प्रभाव के नियम से निकला है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से विस्मृति का दमन का सिद्धांत किसने दिया? इनमें से विस्मृति के दमन का सिद्धांत किसने दिया? क्या फ्रायड ने दिया, एबिंगहॉस ने दिया, ये पिलजेकर ने दिया या टॉलमैन ने दिया? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। विस्मृति की बात करते हैं या आप सीधा चले जाते हैं मन की तरफ, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, तो ये इन सब की व्याख्या करते हैं। कौन व्याख्या करते हैं? सिगमंड फ्रायड साहब। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। जब भी आपको मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, इन सब की जहाँ भी चर्चा होगी, और सिगमंड फ्रायड ने जो तुलना की थी कि बर्फ से का जो मन है वो बर्फ के शिलाखंड से तुलना की थी, है ना, तैरते हुए। तो ये सारी चीज़ें सिगमंड फ्रायड की हैं और मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रायड। विस्मृति की बात करते हैं, मन की बात करते हैं तो फ्रायड साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विस्मृति का चिन्ह ह्रास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्या फ्रायड या बेंगहाउस या पिलकेजर या टॉलमैन? विस्मृति का चिन्ह ह्रास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चिन्ह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अगर यहीं से आप पकड़ ले जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान साबित हो सकता है कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। हमने बताया था कि हमारा टॉलमैन मनोवैज्ञानिक क्या कहता है कि हमारा उद्गम शब्दों से नहीं, चिन्ह के माध्यम से होता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक कहता है हमारा टॉलमैन। इसने ही भूल भुलैया परीक्षण दिया था जो कि चूहों पर किया गया था। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विस्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है।
स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा था? स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा था? क्या ये वुडवर्थ की परिभाषा है, या बंकिम की परिभाषा है, या रॉयबर्न की, या स्किनर की? स्मृति मतलब स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है, यह बहुत ही अच्छी परिभाषा है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं वुडवर्थ वो सही है, बहुत ही बढ़िया, और इसका सही विकल्प हो जाएगा वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सुजन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टैट में 2 से 3 बार पूछा गया है पेपर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाएं। कि सुजन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? क्या मेंडल को माना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को, या लेमार्क को, या बीजमैन को? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसे डबल स्टार लगाएं इस प्रश्न को, कि सुजन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, टेट में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन, है ना। इसका सही विकल्प होगा सुजन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, और फ्रांसिस गाल्टन ने ही व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो गाल्टन साहब थे, इन्होंने ही शायद 1885 के आसपास बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने, है ना। ये भी बात बहुत मतलब याद करने वाली है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सुजन शास्त्र का जनक माना जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है? किस मनोवैज्ञानिक ने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है? क्या रूबेल कहते हैं, या हेबिंगहॉस्ट कहते हैं, या फ्रैंक कहता है, या हेलीबर्न कहता है? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जो सिर्फ जो वृद्धि है इसको शारीरिक मानता है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए विकल्प का चुनाव करेंगे। तो जो भी साथी 15 का सी विकल्प चुन रहे हैं वो सही है। फ्रैंक ने ही बताया था कि वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प होगा फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना गया है? किस मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना गया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो रूबेल हैं, हेबिंगहॉस हैं, फ्रैंक हैं, और हेलीबर्थ हैं। सुपर टेट के एग्जाम में जीवन कौशल से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही टफ परिभाषाएं होती हैं, उनको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने रुदन को आपातकालीन श्वसन माना है? क्या ये रूबेल हैं, या हर्बिंगहर्स्ट हैं, या फ्रैंक हैं, या हेलीबर्थ हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है। ये रूबेल साहब ही कहते हैं कि रुदन को आपातकालीन श्वसन माना गया है, ऐसा हमारे रूबेल साहब कहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रॉबर्ट गैने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको डबल स्टार लगाएं, क्योंकि सुपर टेट 69,000 के पेपर में सुपर टेट में रॉबर्ट गैने से क्वेश्चन पूछा गया था। कि यही क्वेश्चन बाद में बताएंगे क्या पूछा गया था। रॉबर्ट गैने के श्रृंखलाबद्ध अधिगम का तीसरा चरण किससे लिया गया है? क्या थॉर्नडाइक से लिया गया है, पावलाव से, बंडूरा से, या स्किनर से? अगर पूछा जाता है कि अष्टपदी सिद्धांत किसने दिया है, अष्टपदी सिद्धांत किसने दिया है, तो एम रॉबर्ट गैनी के जो श्रृंखलाबद्ध अधिगम है उसको अष्टपदी अधिगम के नाम से जाना जाता है, अष्टपदी सोपान के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए अष्टपदी सोपान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ये एम रॉबर्ट गैने हैं, और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है पेपर में। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबर्ट गैनी के श्रृंखलाबद्ध अधिगम का तीसरा चरण किससे लिया गया? क्या थॉर्नडाइक से, पावलाव से, बंडूरा से, स्किनर से? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही विकल्प हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 17 का डी है स्किनर, और ये यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है टेट में और सुपर टेट में। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट लगा लें कि रॉबर्ट एम गैनी को पढ़ लें, और इनके सिद्धांत से ही एक ना एक सिद्धांत पूछा जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉबर्ट एम गैनी का पहला श्रृंखलाबद्ध अधिगम कौन सा है, या दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और ये किससे किससे लिया गया है। ऐसे प्रश्न बनते हैं रॉबर्ट एम गैनी से। और कभी कभी तो इनके जो श्रेणीबद्ध श्रृंखला है इनका क्रम भी ये दे देता है पेपर में,
हाँ पूछ देता है कि ये क्रीम से लगाइए इनको, तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन था रॉबर्ट गैनी का जो श्रृंखलाबद्ध अधिगम था, ये तीसरा था, ये स्किनर के से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किसके सिद्धांत का शब्द है? सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किसके सिद्धांत का शब्द है? क्या ये चॉमस्की हैं या लिबोर्फ हैं या स्किनर हैं या पावलोव हैं? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो चॉमस्की हैं और चॉमस्की भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन बनता है चॉमस्की से कि सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किसके सिद्धांत का शब्द है? ये चॉमस्की साहब का है और ये भाषा विकास से संबंधित है। जब भी कभी भाषा की बात करेंगे तो चॉमस्की साहब को याद करना और इससे सही हो जाएगा। तो ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सार्वभौमिक व्याकरण संरचना किसके सिद्धांत का शब्द है? ये चॉमस्की साहब का है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि डाइट के कुल कितने विभाग हैं? डाइट के कुल कितने विभाग हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं या 9 हैं? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। डाइट के कुल कितने विभाग हैं? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं सही है। डाइट की 19 विभाग, जो डाइट है उसके 7 विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाइट के कुल कितने विभाग हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके 7 विभाग हैं। इसको प्रश्न को याद कर लें। डाइट के कुल कितने विभाग हैं? तो 7 विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है और ये इसको नोट कर लें और ये इम्पोर्टेंट लगा लें। किस पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के जो किसी भी मतलब कार में हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? क्या ये क्रो एंड क्रो की है या जेम्स ड्रेबर की है या स्किनर की है या रूस की है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये परिभाषा जो भी विकल्प डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये परिभाषा रूस की है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हम कई बार अनजाने में भी सीख लेते हैं लेकिन पता जरूरत पड़ने पर चलता है। यह कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कई बार हम अनजाने में भी सीख लेते हैं, मतलब हम जान ही नहीं पाते हैं कि आज हमने क्या चीज़ सीखी है। पता हमें तब चलता है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। यह कौन सा अधिगम का सिद्धांत है ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या अवयव अधिगम का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी साथी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। अवयव अधिगम का सिद्धांत है। इसे मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। जब भी प्रश्न में नहीं वाला शब्द हो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएं और बहुत ही तसल्ली से विकल्प को चुनें क्योंकि नहीं वाला प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है। नहीं वाले प्रश्न की संख्या बहुत ही ज़्यादा मिलती है एग्जाम में। तो इस वजह से जब नहीं वाला प्रश्न मिलता है तो बड़े ही तसल्ली से उस प्रश्न को हल करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? क्या प्रकृति का अनुसरण की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर या निश्चित से अनिश्चित की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या प्रकृति से अनुसरण की ओर? ये बिल्कुल सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये भी है। क्या निश्चित से अनिश्चित की ओर? यही कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा शिक्षण के बोध का स्तर का चरण नहीं है? फिर नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये नहीं वाला है, शिक्षण के बोध के स्तर का चरण नहीं है, ऐसा हमें देखना है। क्या खोज है, या प्रस्तुतिकरण है, या समावेशन है, या अनुप्रयोग है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देखेंगे। खोज हमारा किसका, शिक्षण के बोध स्तर का चरण है, खोज है, और प्रस्तुतिकरण भी है, और ये समावेशन भी है। क्वेश्चन नंबर जो डी बच रहा है ये अनुप्रयोग नहीं है। तो हमसे पूछा गया था शिक्षण बोध स्तर का चरण नहीं है, तो कौन नहीं है? 23 का सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुप्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 2001 में लाई गई ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के 1956 के 6 चरणों में से कौन सा चरण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्लूम के जो मतलब जो चरण हैं उन चरणों में से एक ना एक क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 चरण थे। अब पूछ रहा है इनमें से नहीं है। बहुत जब नहीं वाला प्रश्न आता है तो बड़े ही इत्मीनान से हल करें। क्या ज्ञान है, या अनुप्रयोग नहीं है, या विश्लेषण नहीं है, या संश्लेषण नहीं है? कौन नहीं है? इसका सही विकल्प का चुनाव करें। ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा चरण नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ज्ञान है, अनुप्रयोग भी है, और विश्लेषण भी है, संश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का D4 बिल्कुल सही हो जाएगा डी। और इसे इम्पोर्टेंट लगाएं, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में कोई भी चरण गायब कर देगा और पूछ देगा इनमें से नहीं है, तो आप याद कर लें ज्ञान है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, और यहाँ संश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मस्तिष्क है उदलन विधि किस विकास से जुड़ी है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मस्तिष्क की जो उदलन विधि है ये किसके विकास से जुड़ी है? क्या सृजनात्मकता से जुड़ी है, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, बुद्धि से? किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प का चुनाव करें। जो विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है, ये सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है, तो इसका विकल्प क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत किसने दिया है? क्या थर्स्टन ने, विलियम जोन्स ने, थॉमसन ने, थॉर्नडाइक ने? बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही हो जाएगा, थर्स्टन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका जो पूछा गया था बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत ये किसने दिया है? ये थर्स्टन ने दिया है, बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत, है ना, याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये परिभाषा है पूछी जाती है कि कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या बताया है? क्या मिथ्या काल बताया है, या जिज्ञासा काल, या अनोखा काल, या महत्वपूर्ण काल, है ना? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी ये परिभाषा पूछी थी और अभी ये परिभाषा रखी हुई है। अगर इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करेंगे इसको। कॉल एंड ब्रूस, जब भी आप कॉलगेट और ब्रूस करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो आपको अनोखा लगता है। आप अगर इतना याद रख लेते हैं कि कॉल और ब्रूस करने पर, कॉलगेट और ब्रूस, है ना, कॉलगेट और ब्रूस करने पर आपको कैसा लगता है? तो आपको अनोखा लगता है। जब अनोखा लगता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन 27 थे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूरे वीडियो में कभी भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।